नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के इस मंच से एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम के साथ उपस्थित हुई हूँ और यह कार्यक्रम हमारा 7 दिनों से चल रहा है। कार्यक्रम है साहित्य और राष्ट्रीय चेतना। आजादी के पूर्व जितने भी हमारे साहित्यकार हुए, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए, उन दोनों के बीच का तालमेल क्या था? साहित्यकार किस तरह स्वतंत्रता सेनानी बनकर सक्रिय रूप से उन्होंने स्वतंत्रता में भाग लिया, या अपनी लेखनी के द्वारा जन जन को किस तरह से आंदोलित किया, किस तरह से उत्साहित किया और इस स्वतंत्रता के आंदोलन में घर घर आजादी की अलख जगाई। उस विषय को लेकर यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी। दिल्ली से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, जो कि हमें बताएंगे आज जिस विषय को हमने लिया है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन्हें कि हम अज्ञे के नाम से जानते हैं। उनकी क्या भूमिका रही है, तो उस पर हम चर्चा करें। उसके पहले जरूरी है कि हम आज के हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता के बारे में थोड़ा सा और अधिक जान लें, और उसके लिए आज हमारे साथ हैं प्रेरणा ज्योति पांडे जी इलाहाबाद से, जो कि प्रेरणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, जो कि अभ्युदय में बहुत सारी शाखाओं में बहुत सारा काम देखती हैं और बाल और युवा की प्रमुख भी हैं। ज्योति जी, प्रेरणा ज्योति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप प्रोफेसर साहब का परिचय दें। धन्यवाद मैम। साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्रीय चेतना को जगाने और देश के सच को बेखौफ सभी के सामने रखकर भूत से परिचित कराना है। वर्तमान के लिए आंखें खुली रखते हुए भविष्य के प्रति आगाह करने में होती है। एक सच्चा साहित्यकार किस प्रकार आजादी के पीछे के सच को सभी के सामने रखने में समर्थ हो जाता है और वर्तमान से आंखें मिलाने का साहस करता है, आइए जानेंगे मिलकर प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी से। प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी, आप हिंदी अध्यापन से 32 वर्षों से अधिक समय से जुड़े हैं। आप वर्तमान में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अधिष्ठाता कला संकाय और हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा संघाई अंतरराष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय में ICCR चेयर और स्विट्जरलैंड के लॉजान विश्वविद्यालय में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर चेयर पर विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नियुक्त भी किए जा चुके हैं। आप सिसु द्वारा प्रकाशित हिंदी चीनी अंग्रेजी शब्दकोश संपादन मंडल के सदस्य हैं। चीन के सियान, सियामेन, खुन्निमंग, बीजिंग व संघाई के विश्वविद्यालयों व संस्थाओं में शिक्षा, भारतीय सांस्कृतिक संबंधों व भाषा अध्ययन पर व्याख्यान भी देने जा चुके हैं। आप हिंदी विभाग में 23 विद्यार्थी, आपके मार्गदर्शन में हिंदी विभाग में 23 विद्यार्थियों ने PhD की उपाधि भी प्राप्त की है और 95 से अधिक विद्यार्थी MPhil उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आप विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलनों में न्यूयॉर्क, जोहान्सबर्ग, भोपाल तथा मॉरिशस में प्रतिभागी रहे हैं तथा ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, हंगरी, स्पेन, अमेरिका, चीनी, दक्षिण अफ्रीका सहित विश्व के अनेक देशों में संगोष्ठी कार्यशालाओं में प्रतिभागिता कर चुके हैं। बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित कई देशों की यात्राएं भी कर चुके हैं। साथ ही साथ आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी के साहित्य के आधिकारिक वक्ता भी हैं। प्रोफेसर लोहानी संचार माध्यमों में सिद्धहस्त हैं और वे रेडियो, टेलीविजन और मुद्रित माध्यमों में निरंतर कार्य कर रहे हैं। चीन तथा स्विट्जरलैंड में उन्होंने कई माध्यमों का प्रयोग भारतीय शिक्षा, संस्कृति और भाषा प्रचार में किया है।
आप सोशल मीडिया जनसंचार माध्यमों में लंबे समय से निरंतर सक्रिय भी हैं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों के लिए अनेक संस्थाओं द्वारा सम्मानित एवं पुरस्कृत किए जा चुके हैं। आप चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में कुल सचिव, सांस्कृतिक समन्वयक, IQSC नॉक समन्वयक, सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत सुंदर ज्योति, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने, बहुत अच्छे से दिया। और इसके साथ एक विशेष परिचय जो मैं दे दूं कि अभ्युदय अंतर्राष्ट्रीय संस्था के विशेष सलाहकार भी हैं प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहानी जी। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। स्वागत है सर। बहुत सुंदर। तो प्रोफेसर साहब, मुझे अच्छा लग रहा है प्रोफेसर साहब कहना। तो आज आपके साथ जिस लेखक को लेकर के, जिस कवि को लेकर के और जिस क्रांतिकारी को लेकर के हम आए हैं, वो मेरे सबसे पसंदीदा लेखकों में से एक है, जिनको कि पूरी दुनिया सिर्फ अज्ञेय के नाम से जानती है, शॉर्ट नाम में, क्योंकि इनका नाम बहुत बड़ा है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और मैंने सबसे पहले इनकी किताब पढ़ी थी, नदी के द्वीप, और उसको एक बार नहीं, पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी। और उसके बाद शेखर एक जीवनी, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके ही जीवन से प्रेरित या इनकी ही बायोग्राफी हो। आप उसके बारे में कुछ ज्यादा अच्छे से भी बता सकेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है वो है स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका को लेकर के, एक लेखक के रूप में भी और एक क्रांतिकारी के रूप में भी। जैसे हमने परसों रामदास बिस्मिल पर बात किया था, और तब तक बहुत सारे, या मैं कहूँ मुझे भी पता नहीं था कि वो एक बहुत अच्छे कवि और लेखक भी हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो क्रांतिकारी हुए कवि और लेखक भी रहे हैं। तो उन्होंने दोनों तरफ से मतलब लड़ाई की है, अपनी लेखनी से भी और सक्रियता से, अपने तन मन और धन से कहा जाए कि उन्होंने आजादी की लड़ाई में वो कूदे हैं। तो इसमें अज्ञेय जी को किस तरह से आप स्वतंत्रता आंदोलन में उनके अवदान को आप किस तरह से देखते हैं? जी नमस्कार। पहले तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ आपका। आपने मुझे आज के कार्यक्रम में जोड़ा, और हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एक तरह से, जो 75 वर्ष आज़ादी के हमारे हैं। उसमें अगर हम अपने लेखकों को, रचनाकारों को, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण लोगों को जोड़ रहे हैं और उनके बहाने और लोगों से उनका परिचय करा रहे हैं, याद दिला रहे हैं उनको, और या फिर इस बहाने हमारे युवा पीढ़ी से हमारे लेखकों को परिचित करा रहे हैं, तो ये एक अच्छा अवसर है मेरे लिए भी। अज्ञेय के बारे में बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि हर व्यक्ति कई बार बड़ा सिद्धांतकार बहुत अच्छा होता है, और लेकिन जब उनसे सिद्धांत को प्रयोग में लाने की बात होती है तो पता चलता है कि वो सैद्धांतिकी तो दे दी, लेकिन आदमी प्रयोग में नहीं आ पाया। लेकिन बिल्कुल। अज्ञेय के साथ ये हुआ कि वो स्वतंत्रता के समर्थक ही नहीं थे, बल्कि स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने सीधे सीधे प्रतिभाग किया एक तरह से, और वो एक ऐसे स्वतंत्रता आंदोलन के हिस्सेदार रहे जिसमें उन्होंने सीधे अपने साथियों के साथ अंग्रेजों को चुनौती दी, और क्रांतिकारी जीवन उनका विद्यार्थी जीवन से ही शुरू हो गया। 1927 में जब वो बीएससी में पढ़ रहे थे, तभी उन्होंने नवजवान भारत सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से परिचय उनका हुआ। रिपब्लिकन आर्मी, जैसे कि हम जानते हैं, उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह बोहरा थे, सुखदेव, उनसे वो जुड़े, और विद्यार्थी जीवन में सक्रिय क्रांतिकारी होने के कारण उनका जो अध्ययन है वो उससे जुड़ गया है। 1929 में तो उन्होंने बाकायदे अपना कॉलेज छोड़ दिया और भगत सिंह को छुड़ाने के लिए कार्यक्रम बनाया। और हम जानते हैं कि ये बड़ा चर्चित वो था कि भगवती चरण बोहरा जी जल्दी शहीद हो गए, तो ये कार्यक्रम आगे नहीं हो पाया। अज्ञेय को एक वैज्ञानिक के तौर पर उस टीम ने अपने साथ जोड़ा था, लेकिन अज्ञेय उन वैज्ञानिकों में थे जिनको पिस्तौल बनाने, कारतूस बनाने की योजना में शामिल किया गया था एक तरह से, और देवराज और कमल कृष्ण जो उनके साथी थे उनको छुड़ाने की योजना में जाने वाले थे, लेकिन 15 नवंबर 1930 में वो बाकायदा गिरफ्तार हो गए।
उनकी गिरफ्तारी के बाद कई बार ऐसे अवसर आए, उनको गिरफ्तार किया गया, छूटे। 1930 से लेकर 33 तक वो लाहौर किले में रहे, फिर अमृतसर के हवालात में रहे, दिल्ली के जेल में यातनाएं भोगी, और 1 फरवरी 1934 में वो दिल्ली की जेल से छूटे और फिर लाहौर में नजरबंद कर दिए गए। लगभग उनका 6 वर्ष का समय है जो उन्होंने एक क्रांतिकारी के होने के कारण जेल की यातना में भोगा। और इन्हीं दिनों उनका एक तरह से साहित्यकार के रूप में भी एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिसमें वो शेखर एक जीवनी उपन्यास लिखते हैं। चिंता जो उनका कविता संग्रह आया, भग्नदूत चिंता, विपथगा उनका जो कहानी संग्रह आया पहला, उनकी कहानियां वहां से आती हैं। और इस दौर में उन्होंने बड़ा अध्ययन किया, साहित्यिक दुनिया का भी और सामाजिक दुनिया का भी, और एक आत्ममंथन का दौर उनका गुजरा। तो एक तरह से अज्ञेय को हम क्रांतिकारी के तौर पर देखते हैं तो वो उन लेखकों में है जिन्होंने क्रांति का जीवन न केवल जिया बल्कि उनकी जीवनी से प्रेरणा ली लोगों ने। जब वो अपने साहित्य लेखन में आते हैं, हम शेखर एक जीवनी के बारे में जानते हैं, उनका बड़ा उपन्यास है, चर्चित उपन्यास है, और जो आपने शुरुआत में भी अभी कही वो जीवनी उनकी भी है क्या, या उनकी जीवनी का हिस्सा भी है, तो उसके बारे में भी उन्होंने वहां स्पष्टीकरण किया है पहले ही। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो शुरुआत होती है शेखर एक जीवनी की, उसके शुरुआती वाक्यों में पहले शुरुआती शब्द हैं जिनको कहते हैं फांसी। जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं और औजार असमर्थ हैं, उसी को छीन लेने और उसी को विनाश करने के लिए ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। फांसी क्यों? अपराधी को दंड देने के लिए। पर इससे क्या वह सुधर जाएगा? इससे क्या उसके अपराधों का मार्जन हो जाएगा? जो अमिट रेखा उसके हाथों में खींची है, क्या वो उसके साथ मिट जाएगी? फांसी क्या दूसरों को शिक्षा देने के लिए? पर यह कैसी शिक्षा है? जीवन के प्रति आदर भाव सिखाने के लिए उसी की घोर हृदयहीन उपेक्षा का प्रदर्शन किया जाए, और इससे भी कभी कोई सीखा है? क्या तो बात है, बहुत एक बड़े प्रश्न पर विचार किया उन्होंने। आज के दिन कल से इसी प्रश्न पर सोच रही थी। जी, आज के दिन उन्होंने बड़ा हम जब आज के समय में देख रहे हैं समाज में फांसी को लेकर अभी भी चर्चा है, और लगभग आज से 100 साल पहले, उससे कहें थोड़ा आगे पीछे 90 साल पहले अज्ञेय इस पर विचार कर रहे थे कि फांसी होनी चाहिए तो क्यों, और फांसी होने के बाद क्या उसका आप कुछ परिमार्जन कर पाए? जिसको आपने फांसी दे दी उसको तो पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। तो एक तरह से हमें अपने क्रांतिकारी जीवन की परिणति के तौर पर वो देख रहे थे कि उनको सजा मिलनी है और फांसी होनी है। और 6 साल के लंबे अंतराल में उनको जो जीवन की सीख मिली, उसके बाद उन्होंने जो साहित्य में लिखा तो एक हमारी एक तरह से थाती है उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में, उनके निबंधों में, उनकी डायरी में, और उनकी विविध जो पत्रकारी लेखन की पुस्तकें हैं, वहाँ सब जगह हम लोग देखते हैं उसकी छाया। और उनके जो विचार हैं और भी स्पष्ट होकर उभरे उसके बाद कि क्योंकि एक व्यक्ति क्रांतिकारी के तौर पर स्वयं उस युद्ध का भागीदार बन चुका है, तो अब उसकी जो स्थितियां हैं लोगों को समझाने की ज्यादा आसान हो गई हैं। ऐसा मैंने महसूस किया उनके रचनाओं को पढ़ते हुए। तो शुरुआत में जो आपने बात की कि अज्ञेय को किस रूप में हम देखते हैं, तो एक वो स्वाधीनता आंदोलन के स्वयं में एक जीते जागते हमारे सामने सबूत थे। 1987 में जब उनकी मृत्यु हुई है, उससे पूर्व तक उनका जो एक जो स्वाधीनता का विचार है, उनका जो स्वतंत्रता का विचार है, उसका मनुष्य होने के नाते एक मनुष्य को मिलने वाली स्वतंत्रता का विचार है, उसको वो लड़ते रहे। सामाजिक जीवन में भी, साहित्यिक जीवन में भी, नौकरी में भी, परिवार के जीवन में भी। तो उन्होंने ये कहा कि ये स्वाधीनता केवल और केवल राजनीतिक स्वाधीनता नहीं है कि आप एक बार स्वाधीन हो गए और आप किसी अन्य सत्ता से स्वाधीन हो गए, लेकिन भीतरी सत्ता से स्वाधीन नहीं हुए, आप अपने आप से स्वतंत्र नहीं हुए, अपने आप में स्वतंत्र अगर आप नहीं हुए, तो स्वतंत्रता केवल और केवल बताई हुई और सीखी हुई चीज हो जाएगी। और अगर आप उसका उपभोग करेंगे तो फिर आप खुद भी स्वतंत्र होंगे और उनको भी स्वतंत्र होने देंगे। तो अज्ञेय की ये जो परिभाषा है बहुत अच्छी है स्वतंत्रता की। बहुत सुंदर। स्वतंत्रता के लिए ये जो परिभाषा है, मुझे लगता है इस परिभाषा को हर किसी को याद रख लेना चाहिए कि आप स्वतंत्र कहाँ और कैसे हो रहे हैं और किस रूप में हो रहे हैं। बहुत सुंदर अज्ञेय ने कहा है। लेकिन आपने जो अभी बताया कि वो एक क्रांतिकारी रहे और 6-7 सालों का उनका पूरा सक्रिय क्रांति का उनका इतिहास था, तो
ये सेना में जो भर्ती होने की बात है वो कहाँ से और कैसे आ जाती है? अज्ञे के साथ क्या हुआ कि वो स्वतंत्रता आंदोलन में थे, और स्वतंत्रता आंदोलन की जो परिणति है वो हम लोग अलग अलग हिसाब में देखते हैं। हमने असहयोग आंदोलन देखा, नमक सत्याग्रह देखा, दांडी मार्च देखा गांधी का, हम लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन देखा। तमाम तरह के आंदोलन अलग अलग समय में अलग अलग तरह की स्थितियों में आगे बढ़े, और उसके जो समर्थक थे उन समर्थकों को भी जब हम देखते हैं तो उनमें भी परिवर्तन आया है। गांधी जी में परिवर्तन आया, नेहरू में परिवर्तन आया, जिन्ना में परिवर्तन आया। जो आजादी के आंदोलन के अनेक महापुरुष थे उनमें हम देखते हैं उनके जीवन में अलग अलग तरह की स्थितियां, अम्बेडकर में परिवर्तन आया। तो बड़े बड़े लोगों ने समय समय पर अपने आप को बदला। तो ये का एक जो जीवन का पक्ष है वो ये है कि एक समय में एक व्यक्ति जो स्वतंत्रता आंदोलन में बाकायदे इस तरह शामिल है कि वो बम बनाने की तैयारी कर रहा है अंग्रेजों के खिलाफ, वही व्यक्ति बाद में पता चला सेना का हिस्सा हो जाता है। क्यों? अज्ञे ने युद्ध का हमेशा विरोध किया। वो कहते हैं कि युद्ध नहीं होने चाहिए, युद्ध कभी भी अनिवार्य नहीं होता। युद्ध की जो परिणति है वो अच्छी नहीं है मनुष्य के लिए, समाज के लिए और विकास के लिए किसी भी रूप में। लेकिन उन्होंने जब युद्ध को गलत माना तो, लेकिन वो सुरक्षात्मक युद्ध को अनिवार्य भी मानते हैं। यही मैं अगर कहने वाली थी हम पर कि युद्ध थोप दिया युद्ध जाए को हम हर समय और नहीं या काट युद्ध सकते। अनिवार्य हो जाए जैसे, और अगर आप सामने युद्ध आ जाए तो क्या आप छोड़ देंगे अपने आप, बिल्कुल। अपना बचाव भी नहीं करेंगे क्या? जी। तो ऐसी स्थिति में गे ने सेना के साथ जुड़ना उचित समझा, और वो जो युद्ध को गलत मानने की भावना है वो उसके बाद भी उनके भीतर एक तरह से बनी रही। और एक दौर ऐसा भी आया कि उन्होंने अपने विश्वास को प्रमाणित किया। 1943 में युद्ध में शामिल हुए कि भाई अगर युद्ध जरूरी हो जाए तो लड़ना चाहिए। लेकिन वे युद्ध छोड़ भी अपने आप देते। 1945 में उन्होंने स्वतः सेना से सेवानिवृत्ति ले ली। मतलब ये ऐसा भी नहीं कि उन्होंने 47 तक उसमें प्रतिभागिता की, 45 में ही वो छोड़ देते हैं सेना को। और उनकी जो भर्ती हुई थी उस सेना में, वो थी युद्ध की वह यूनिट जो प्रतिरोध अभियान में एक तरीके से रेजिस्टेंस मूवमेंट का हिस्सा थे वो। मतलब जहां पर रोकना होता था सेना को, वो युद्ध के फ्रंट में लड़ने के बजाय से रोकने वाले हिस्से के। तो एक तरह से अज्ञे को उस युद्ध से भी जीवन में सबक मिला होगा निश्चित तौर पर, बाद में जो उनमें परिवर्तन आए होंगे। लेकिन युद्ध में वो शामिल हुए थे और अंग्रेजों की सेना के हिस्से थे एक तरह से, ये हम लोगों को पता है। जी। ये भी एक बहुत हमारे लिए नई बात थी, नई जानकारी थी जो आपसे मिली है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अज्ञे के बारे में, जो कि मेरे सबसे, जिसको कहा जाए, पसंदीदा लेखक रहे हैं, उनके बारे में आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ और बहुत कुछ नया जान पा रही हूँ। तो अभी हमने उनकी सक्रियता की बात की कि वो किस तरह से सक्रिय रूप से आज़ादी के आंदोलन में कूदे थे। अब मुझे ये समझना है कि एज़ अ लेखक, जैसे कि हम उनको लेखक मानते हैं, बहुत अच्छे लेखक थे, मानने की बात ही नहीं है। वो तो कहा जाए कि बहुत-बहुत सुंदर लिखते थे। तो उनकी रचनाओं में ये स्वतंत्रता की बात, आंदोलन की बात किस तरह से उभर कर आती है? अज्ञे की जो स्वतंत्रता की अवधारणा है, जो मैंने अभी आपसे कहा हुँ, कि वो स्वाधीनता के बारे में बड़ा लंबा विमर्श किया, उन्होंने विचार किया, कई हुँ, लेखकों ने विचार किया है अपने समय में। हुँ, अज्ञे को महसूस होता था कि भारत 1930 के आसपास उस आंदोलन की स्थिति में पहुंच चुका था कि जहां पर वो स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बीच के हिस्से में बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि स्वाधीनता का वातावरण सन 30 के दशक में उपलब्ध हो गया था। उसका एक जी, नतीजा, या यूं कह लीजिए कि यह भी एक कारण था कि नतीजा हुआ कि स्वाधीनता का युग होश में आने का युग हुआ। इस होश में आने को मैं मोहभंग तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना अवश्य है कि स्वाधीनता की कल्पना में बहुत से रोमानी तत्व थे जिनसे छुटकारा पाना और संभलना अनिवार्य था। ये वो विचार करते हैं अपने एक साक्षात्कार में, उन्होंने ये बात कही है बाद में। लेकिन उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो भारत में स्वतंत्रता का समय है वो एक तरह से पहले फ्रीडम और इंडिपेंडेंस जैसी कुछ बातों पर वो विचार करते हैं। वो कहते हैं देश को स्वाधीन होना तो 1947 में मिला स्वाधीनता, लेकिन फ्रीडम और इंडिपेंडेंस का अगर भेद करें तो पहले स्वतंत्रता की अनुभूति 1930 में भारत में आ गई थी। भारतीयों को लगने लगा था कि वो स्वतंत्र होने वाले हैं।
अब उसमें इतना समय और लगा कि वो 17 साल 18 साल बाद वो हमें अंग्रेजों के छोड़ के जाने के बाद राजनीतिक तौर पर एक तरह से वो स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि 20 साल पहले अभिप्राय स्वाधीनता प्राप्ति का है, वो कहते हैं कि मेरी समझ में जहां तक लेखक की मानसिक स्थिति की बात है, स्वाधीनता प्राप्ति उसे 31 से 37 में हो गई थी। ये कई विचार है अपने जीवन के बारे में। साहित्य में भी उस बात का प्रतिबिंब है। इस समय और इस समय से साहित्य पहले और साहित्य में भिन्न हो गया था। सन 1947 के बाद भी और परिवर्तन आते रहे, लेकिन इतनी तेजी से नहीं और आजादी की घटना के सीधे प्रभाव से नहीं, बल्कि आजादी के बाद होने वाले परिवर्तनों के क्रमिक प्रभाव से। तो एक तरह से अज्ञेय ने जब अपने युद्ध से लौटने के बाद पर भी विचार किया, दूसरा महायुद्ध जब वो खत्म करके आते हैं, वहां पर भी वो कहते हैं कि हम जब जमाने को अच्छा बुरा कहते हैं तो अच्छाई बुराई जमाने पर मोड़ देते हैं। जमाने सभी अच्छे होते हैं और सभी बीत जाते हैं, सभी जमाने बुरे हैं और सभी बीत जाते हैं। दूसरे महायुद्ध से तुरंत पहले का समय प्रगतिवाद के शोर शराबे का समय था और इस समय भी उग्र राष्ट्रीयतावाद की हवा थी। तो एक तरह से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में जो विचार किए, लेखक के तौर पर उन पर और अधिक विचार किया अपने पुस्तकों में। अभी मैंने युद्ध की ही बात की थी, तो उन्होंने कहा कि मैं युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन युद्ध को कहते हैं युद्ध बुरी चीज है, किसी भी काल में बुरी थी, आधुनिक युग में और भी बुरी है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में यह जानना कठिनतर हो जाता है कि युद्ध कौन से मूल्यों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। मध्यकाल तक तो मूल्य स्पष्ट होते थे और उस समय तक की शौर्य परंपरा, युद्ध की परंपरा उतना नहीं जितनी मूल्य रक्षा की परंपरा थी, मर्यादा थी। आज तरह तरह के यंत्रों के साथ लड़ने वाला व्यक्ति एक उपकरण मात्र बन जाता है। फिर भी युद्ध को बुरा मानते हुए भी मैं समझता हूँ आज की भी ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जबकि युद्ध करनी हो जाए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए भी और व्यक्ति के लिए भी। तो एक तरह से उनके यहाँ स्वाधीनता आंदोलन, युद्ध पर, स्वतंत्रता पर, निजी स्वतंत्रता पर तमाम तरह से विचार किया है अज्ञे ने। और अगर हम उनकी कहानियों की बात करें, उनकी कविताओं की बात करें, तो व्यक्ति स्वातंत्र्य को तो अज्ञे ने विशेष महत्व दिया। इसलिए वो बार बार एक व्यक्ति को ये तो कहते हैं कि इसको समाज का हिस्सा बना दो, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण होना चाहिए कि वो अपनी इयत्ता में, अपने निजी जीवन में स्वयं में महत्वपूर्ण हो और एक ऐसे पानी की बूंद की तरह हो जो संपूर्णता में होती है, उसमें सारे वही तत्व पाए जाते हैं जो पूरे नदी के जल में पाए जाते हैं। तो आगे की ये जो स्वतंत्रता की परिभाषाएं हैं वो बहुत ही व्यापक धरातल पर एक तरह से मनुष्य जीवन के बारे में बात करती है। मैंने उनकी कहानियों का संग्रह लौटती पगडंडियां पढ़ा, तो मुझे बहुत सारी कहानियां ऐसी मिली जो युद्ध की भूमि पर रहते हुए उन्होंने लिखी, युद्ध के वातावरण के बारे में लिखी। उनको युद्ध में ऐसा भी लगता था किसी समय कि कुछ समय बाद हो सकता है अगली गोली चले और उसके बाद आपका जीवन ही नष्ट हो जाए। और युद्ध की पृष्ठभूमि पर, युद्ध के विषय पर उनकी कई कहानियां हैं, दर्जन भर कहानियां, जहां पर वो युद्ध के वातावरण को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ऐसा लगता है कि एक लेखक जो स्वयं में उस युद्ध के मैदान में खड़ा हुआ है और निरंतर उस हादसे का शिकार हो जाने की संभावना में है एक तरह से। तो उस ऐसे लेखक को हम देखते हैं अज्ञेय में, जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, युद्ध का मैदान चारों तरफ है उसके लिए, और उस युद्ध के मैदान से वो भाग भी नहीं सकता, क्योंकि वो जो अनिवार्यता होती है युद्ध के मैदान में, जब आप एक बार उपस्थित हो ही गए हैं तो आपका काम ये है कि आप लड़ें, और भले ही जीत हो या हार हो। तो वो पूरा वातावरण उनके लेखन में हमें कई कहानियों में दिखाई देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब आगे का जो समय था, निश्चित ही वो समय स्वतंत्रता आंदोलन का था, तो जी। वो पूरी की पूरे उस आंदोलन को एक युद्ध के रूप में देख रहे थे, क्योंकि युद्ध तो स्पष्ट ही था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर उस समय हुआ ही था और उसके बाद ये तो निश्चित ही था कि जब अंग्रेजों के खिलाफ हम सभी लड़ रहे हैं, तो बात युद्ध की ही है। उसे हम स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो क्या था, एक तरह से युद्ध था, और वो उसी में अपने पूरे जीवन को जी रहे थे। और शायद इसी कारण उनकी लेखनी में, उनकी कहानियों में, उनकी कविताओं में, उनके उपन्यास में हम युद्ध की बात देखते हैं, यानी कि स्वतंत्रता पाने के लिए जो युद्ध किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो इसको जायज ठहरा रहे थे, इसलिए कि वो प्रतिरोधक था।
जी, मैं जैसे एक कहानी का अपने जिक्र करता हूँ उनकी एक कहानी है पुलिस की सीटी। जी तो उस कहानी में वो युद्ध के मैदान को ऐसे उपस्थित करते हैं जैसे कि लग रहा है कि वो जो जो उन्होंने सीधे-सीधे युद्ध झेला होगा या जिया होगा, उसको हम्म प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम्म जैसे एक युद्ध के मैदान की स्थिति उन्होंने कहा, हम्म फिर गोलियों की तीखी बौछार हुई। चूड़ामणि ने धीरे से निशाना साध कर उत्तर दिया। दूसरी ओर से फिर बौछार हुई, लेकिन गोलियों का शोर कराहने की आवाज़ों को छिपा न सका। इसे भरो, वह मुझे दे दो। सत्य चुपचाप दूसरे रिवॉल्वर में कारतूस भरने लगा। और कितने राउंड हैं? 22। 10 अलग करो। अनैच्छिक क्रिया से चलती हुई गोलियों के धड़ाके गिनते हुए सत्य ने चूड़ामणि की आज्ञा का पालन किया। गोलियां चलती रही। दूसरी ओर से फिर कराहने का स्वर आया और उसके बाद एकाएक गोलियों की तीखी उत्तुर बौछार। किसी अफसर को गोली लगी है। कैसे? देखते नहीं कैसा क्रुद्ध और बेअंदाज फायरिंग हो रहा है। क्षण भर की नीरवता जिसे एक साथ एक आध गोली के जरा सा कंपा दिया था। इसे भरो, 4 राउंड अपनी जेब में डाल लो। सत्य ने वैसा ही किया। बाकी 12 मेरे आगे रख दो। यंत्र चालित से सत्य ने यह आदेश भी पूरा किया। अब तुम्हारे जाने का वक्त आ गया, जाओ। उफ! एक गोली चूड़ामणि की दाहिनी बाह में कलाई के ऊपर कुछ लगी थी। यह तो ठीक नहीं हुआ। खैर, उन्होंने दूसरा हाथ सत्य की ओर बढ़ाया। वो भरा रिवॉल्वर मुझे दो और यह खाली कारतूस तुम ले जाओ। भागते भागते भर लेना। पर इसकी अनसुनी कर चूड़ामणि ने कहा, यहाँ से पेड़ की आड़ रखते हुए दीवार के पास जाओ। वहां झाड़ी के पीछे झुककर गोली की मार से बाहर हो जाना। बस फिर दौड़ना, निकल जाओगे। पर आपको छोड़कर जाओ, कारतूस थोड़े है। मेरा बायां हाथ है, जाओ, मैं कहता हूँ, चले जाओ। तो एक तरह से युद्ध के मैदान को, और जब हम कहते हैं कि आप हैं किसी के सामने, तो आपके लिए वातावरण को जीना और प्रस्तुत करना आसान नहीं है जब तक आप उस वातावरण के हिस्से न बने हो। तो हमें कई बार ये लगता है कि वो लगातार उस वातावरण में शामिल थे और एक तरह से युद्ध को जी रहे थे। एक बात उन्होंने क्रांति को लेकर भी कही। कई बार हम क्रांति और युद्ध को एक तरह से घालमेल भी कर देते हैं, लेकिन वो क्रांति को कुछ अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं, लोग क्रांति की उपमा प्रलय से देते हैं, किंतु क्रांति की लपेट से बीत जाने के बाद जिस प्रकार एक समूचा देश भग्न जीवनियों, उत्पाटित संबंधों से दीन जीर्ण भूखे आहत निराश मानव स्तूपों से भर जाता है, उसकी उपमा प्रलय में कहा। उस जीवन व्यथा सागर के आगे प्रलय की अखंड निस्तब्धता रह जाती है। तो एक तरह से वो युद्ध को और क्रांति को कुछ अलग अलग तरह से देखते हैं, जिसे हम आजकल नारे के तौर पर देखते हैं, हर कोई क्रांतिकारी और हर कोई क्रांति कर रहा है। तो जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय की क्रांति की बात थी, अंग्रेजों के खिलाफ जो क्रांति कर रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उसको उन्होंने अपने लेखन में विषय भी बनाया और उसको परिभाषित भी किया एक तरीके से। तो ये अज्ञेय की जब कहानियों को हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ एक तरह से युद्ध का जीवंत वातावरण हमारे सामने आ जाता है। ये मैं कुछ उदाहरणों से कहना चाहता था। जी बहुत बहुत सुंदर उदाहरण आपने दिया कि उनकी कहानियों में एक तो आपने कहा कि उन्होंने खुद उसको जिया है, तो जी खुद जी करके जब उसका हम चित्रण करते हैं तो उसमें निश्चित ही वास्तविकता की बात तो अपने आप ही उभर कर आती है, जो कि जी ऐसा लगता ही है कि हम बिल्कुल सत्य के करीब हैं, हम वहाँ युद्ध के मैदान में खड़े और युद्ध देख रहे हैं। जैसे कि अभी आपने उस कहानी को पढ़ा तो हमें ऐसे ही लगा कि जैसे हमारी आंखों के सामने युद्ध हो रहा है। तो वो एक उनकी जो वार्ता का भी जो टुकड़ा था, तो वो वार्ता भी एक जो युद्ध करने वाला एक सैनिक है दूसरे सैनिक से वार्ता कर रहा है और हम उसको सुन रहे हैं तो देख भी पा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो वो जीवंतता तो निश्चित ही लेखक अगर खुद उसको जिया हो या जीने का उसने प्रयास भी किया हो उस स्थिति में, तभी वो जीवंतता आती है। जैसे कहीं कोई अभिनय अभिनय अगर कोई करना चाहता है तो उस स्थिति को थोड़ा जी करके देखे, तो उसके अभिनय में जीवंतता आती है। तो आपकी इन सारी बातों से कुछ चीजें अपने आप स्पष्ट होती है कि वैचारिक तौर पर उनकी स्वतंत्रता का जो अर्थ था और जिस स्वतंत्रता के वो की वो बात करते थे, तो उनके लिए जो स्वतंत्रता का अर्थ होता था, जो कि अभी अभी आपने बताया, और उनकी रचनाओं में भी अगर आप जैसा कि अभी आप बता रहे हैं कि आंदोलन की बात थी, क्रांति की बात थी, युद्ध की बात थी, तो निजी जीवन में और उस आंदोलन वाले जीवन में इन दोनों में कहाँ कोई फर्क था उनके, या वो निजी जीवन में भी वैसे ही थे जैसा वो लिखते थे और जैसा वो करते थे? यानी सीधी सीधी बात है कि कथनी और करनी का क्या फर्क था उनके जीवन में? जी अज्ञेय जी की एक कविता से बात शुरू करता हूँ। उन्होंने एक कविता लिखी और बल्कि ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले मैंने फेसबुक पर उसका एक छोटा सा हिस्सा डाला भी, अच्छा। कि लोगों को
उनकी इस कविता के बारे में पता चले। तो अज्ञेय की ये कविता बहुत महत्वपूर्ण थी। वो इस कविता में कहते हैं, मैं कहता हूँ, मैं बढ़ता हूँ, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ, कुचला जाकर भी धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूँ। ये उनकी कविता के कुछ वाक्य हैं, कुछ पंक्तियां हैं। लेकिन इस कविता में हम देखते हैं, उन्होंने कहा, मेरा जीवन ललकार बने, असफलता ही असिधार बने, इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने, भव सारा तुझ पर है स्वाहा, सब कुछ तप कर अंगार बने, तेरी पुकार सा दुर्ग निवार, मेरा यह नीरव प्यार बने। और इस कविता में उन्होंने एक तरह से जीवन की जो वास्तविकताएं हैं, एक कविता, इस कविता का शीर्षक है, मैंने आहुति बनकर देखा। हाँ, तो ये एक जीवन दर्शन है, ये तो पूरा जी, उनका जीवन दर्शन है। तो एक तरह से जब आप ये पूछ रहे हैं कि वो कहते हैं, मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले, मैं कब कहता हूँ प्यार करूं तो मुझको प्राप्ति की ओट मिले, मैं कब कहता हूँ विजय करूं मेरा ऊंचा प्रसाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। हम अज्ञेय को जीवन में एक तरह से लगातार देखते हैं, मतलब बचपन से, और उनको बड़े होते हुए, और बाद में जब तक वो जीवित रहे, लगातार उनका एक विपक्ष या एक प्रतिपक्ष हमेशा मौजूद रहा उनके जीवन में। प्रारंभ में वो अंग्रेजों के खिलाफ थे, बाद में जब वो रचना कर्म में आ गए और एक तरह से उन्होंने ताज सप्तक का प्रकाशन किया और कवियों की एक लंबी श्रृंखला को तैयार किया, और उसके बाद से जो उनका एक प्रतिरोध दिखाई देता है प्रगतिवादी जो विचारधारा है उससे, और वहां पर उनकी आलोचना बहुत जबरदस्त होती है। साहित्य के हिस्से में हम लोग देखते हैं उनका एक प्रतिरोध हमेशा उस रूप में दिखाई देता है। जीवन में भी उनका प्रतिरोध अपने अपने निजी स्तर पर, पारिवारिक जीवन में भी उनका जो पता चलता है, वहां पर भी एक प्रतिरोध दिखाई देता है। और वैचारिकी के तौर पर तो वो जब तक जीवित रहे हैं, उनके मतलब पक्ष और विपक्ष में एक बड़ी श्रृंखला थी। पक्ष वाले भी उनकी कई बार इतने अधिक समर्थक थे कि जो अज्ञेय ने कह दिया वो महान है, लेकिन विपक्षियों की एक लंबी श्रृंखला थी जिसमें बहुत बड़े नाम थे। आज मैं उनके नाम लेकर के इस बात को चर्चा में नहीं लाना चाहता, लेकिन एक बड़ी चर्चा थी। मैं अज्ञेय जी से जब मिला और मैंने उनको कुछ प्रश्न पूछे कि भाई ये प्रश्न हमारे सामने अब तक हैं आपके साहित्य को लेकर के, तो उनकी एक अच्छी बड़ी बात थी कि उन्होंने मुझसे कहा, नहीं, आप ये जो मेरे आलोचक हैं इनसे जरूर मिलें, इनसे जरूर बात करें, इनसे पूछें कि भाई ये जो आपने प्रश्न रखे हैं इनका क्या आशय है, ताकि आप फिर सही उत्तर ढूंढ पाए। तो एक विपक्षी के प्रति भी उनके मन में ये विचार था कि वह अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है। एक शोधार्थी के रूप में मैं मिला तो उन्होंने मुझे भी ये स्वतंत्रता दी कि मैं केवल उनकी प्रशंसा न करूं या केवल उनके प्रशंसकों से न मिलूं, बल्कि उनसे भी मिलूं जो उनके विपक्षी हैं। जब वो कविता में या साहित्य रचना में बात करते हैं तो वहां पर भी वो जैसे जो स्त्री के प्रति उनका भाव है, वो स्त्री को एक तरह से कहते हैं वो बराबरी की हकदार है, जितना जितना एक पुरुष है उतनी स्त्री की ताकत है। तो ये जो बराबरी का अधिकार उन्होंने दिया एक तरह से, तो वो उनके जीवन में भी दिखाई देता है और उनके साहित्य में भी दिखाई देता है। और निजी स्वतंत्रता उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। हम लोग कई बार ये महसूस करते हैं कि ये जो व्यक्ति है वो साहित्य में तो कुछ और बात करता है, निजी जीवन में कुछ और बात करता है, लेकिन अज्ञेय के जीवन में इस बात का काफी असर है कि वो एक व्यक्ति की इयत्ता को बहुत महत्व देते हैं, और वो अपने लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनका दूसरे के लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है। तो मैं इस रूप में समझता हूँ अज्ञेय के लेखनी को या अज्ञेय के लेखन को, कि उन्होंने जो लिखा उसको बहुत सारे हिस्से को जिया भी, और पत्रकार के तौर पर वो जिस रूप में उपस्थित रहे, हम लोग देखते हैं एवरीमेंस के वो संपादक रहे, एक तरह से जो जयप्रकाश नारायण आंदोलन का एक बड़ा मुखपत्र बना, वो नभा टाइम्स के संपादक रहे, वहां पर रहते हुए उन्होंने ऐसे काम किए। दिनमान के जब वो संपादक थे, कहा जाता था कि वो साहित्य और समाज और संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण वो था, पत्रिका थी, और दिनमान की जो एक महत्ता थी, और ये विशाल भारत में जब वो पहले जुड़े हैं अपने यौवन काल में, वहां से लेकर के पत्रकारिता के उच्चस्थ शिखरों पर उन्होंने काम किया, तो वहां भी उनकी ये जो स्वतंत्रता संबंधी विचार या अवधारणा है वो एक तरह से और प्रखर होती गई। तो जब आपने कहा स्वतंत्रता आंदोलन, तो स्वतंत्रता आंदोलन जीवी व्यक्ति एक तरह से आंदोलन को अपने भीतर कैसे ग्रहण करता है और फिर लोगों को स्वतंत्रता में कितनी अहमियत से शामिल करता है।
मैं अज्ञे जी के जिन मित्रों से मिला भी, उनके जीवित रहते हुए भी और बाद में भी, क्योंकि वो उनका उनका जो काम करने का तरीका भिन्न था, वो एक तरह की अपनी रुचि की कार्य करते थे। सौभाग्य से मुझे उनके पुस्तकालय को देखने का अवसर मिला, उनके पढ़ने लिखने वाली जगहें देखने का अवसर मिला। तो मैं देखता था कि किस रूप में वे अपने जीवन को एक व्यवस्थित तरीके से जीते थे, और आम लेखकों की जीवनी से के बजाय उनका अपना एक तरीका था जीने का। तो अज्ञे को हम भिन्न रूप में देखते हैं, सामान्य लेखकों के तौर पर नहीं, और ये उनका अपना एक तरह से जीवन का दृष्टिकोण भी है। जी। बहुत बहुत सुंदर बात आपने बताई, जानकर और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर हम ये देखते हैं इस संसार में कि जितने भी लेखक हैं या जितने भी लोग हैं, कहने की बात कुछ और होती है, करने की बात कुछ और होती है। लेकिन अज्ञे के बारे में जितना कि आप उनको व्यक्तिगत तौर पर भी जानते हैं, उन पर आपने शोध भी किया है, तो उनसे आप मिले हैं और आपने ये जाना कि जो वो वैचारिक रूप से, अगर वो अपने, जब वो स्वतंत्रता की बात करते हैं, देश के स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात भी करते हैं, और फिर उस स्वतंत्रता को वो जीते भी हैं अपने जीवन में। वो अपने जीवन में भी उसी स्वतंत्रता को जी रहे हैं, जिस स्वतंत्रता की बात वो दूसरों के लिए कहते हैं कि वो अपना स्वतंत्र लेकिन अनुशासित जीवन जी रहे हैं, अपने हिसाब से लेकिन अनुशासित। और हर किसी को अपने आप ये संदेश मिल जाता है, जब आप कुछ करते हो तो आपको कहना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद ही लोगों को दिख जाता है, और वो आप खुद फॉलो करोगे अगर आप उन पे देख पा रहे हो। ये सबसे सुंदर तरीका होता है। तो अज्ञे की वैचारिक स्वतंत्रता और उनके वास्तव में लेखक की स्वतंत्रता, लेखन में भी उन्होंने स्वतंत्रता दिखाई है। ये तार सप्तक की जो उनकी पूरी जो कड़ी थी, और प्रगतिवाद को लेकर के, प्रयोगवाद को लेकर के जो उनकी कविताएं हैं, वो बताती है कि वहां भी उन्होंने स्वतंत्रता को पूरी तरह अपनाया है, क्योंकि वहां भी उन्होंने किसी भी पुराने चली आ रही परंपराओं के आधार पर अपनी कविताएं नहीं लिखी हैं। जी, जी, जी। अज्ञे जी के बारे में ये बहुत अच्छी बात आपने याद दिलाई। मैं जी हम लोग जब उनका 100 वर्ष पूरे हो रहे थे 2011 में, तो रेडियो के उनके कुछ पुराने रिकॉर्डिंग हम लोगों ने सुने, रेडियो के लिए कुछ कार्यक्रम बनाए थे। हाँ तो तब उनके निजी तौर पर कुछ साहित्य को लेकर आलोचना जो होती थी, उस पर उनके टिप्पणियां थी उसमें बहुत सारी रेडियो में। तो मैंने जब वो टिप्पणियां सुनी, तो हम लोगों को लगा कि अज्ञे के पास अपने समय के साहित्यिक समाज के लेकर के बड़े उत्तर थे स्पष्ट। हाँ जैसे एक कविता की गेयता को लेकर, या उसके हाँ, यस, खास तौर से उसके छंद के हिस्से में छंदबद्ध होने अज्ञे के की बड़ी लिए। आलोचना हुई। और अभी भी ये चर्चा चलती है कि कविता छंद में होनी चाहिए, कि वो छंद रहित रहे। तो छंद, अज्ञे उस समय भी ये उत्तर देते हैं कि कविता एक अलग चीज है, गीत अलग चीज है। बिल्कुल। कविता में गेयता अनिवार्य नहीं है, इसलिए वो शब्द की महत्ता पर बात करते हैं। वहां पर एक एक शब्द की हम्म, ध्वनि पर जाते हैं, और ध्वनि पर जाते हैं, बिल्कुल जी, जी, और बिल्कुल, शब्द के बीच में जो अंतराल है उस पर जाते हैं वो। और एकदम इसलिए वो वहां भी एक नई स्थापना देते हैं हिंदी नई कविता स्थापना, में। जी। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी बात है कि उन्होंने जिन चीजों को साहित्य के मूल्य के तौर पर स्थापित किया, उसके लिए उनके पास बहुत ही तार्किक तरीके से उत्तर थे, और उन उत्तरों को उन्होंने हर मंच पर, मैं समझता हूँ अखबार में, पत्रिका में, रेडियो में, टेलीविजन तब उतना महत्वपूर्ण माध्यम नहीं था आजादी से पहले, हाँ, लेकिन इन सब माध्यमों में उन्होंने रखा भी वहाँ पर। नहीं, जी, सभी माध्यमों में रखा, और उसको आगे के कवियों ने फॉलो भी किया। अगर तार सप्तक की जो 3 कड़ियां निकली, मान लीजिए 21 कवि उन्होंने उसमें लिए साथ साथ करके, तो वो एक उसके बाद के कवि आप देख लीजिए, बाद में उनके बाद जो जी। कवि हुए, सप्तक की उन्होंने सात सप्तक के 4 चार, संस्करण सॉरी, हैं। 4 जी, जी, निकल गए, हाँ। तो उसमें 3 तक मैंने पढ़े थे, इसलिए वो दिमाग में था। तो उसमें आप देखें कि वो सारे कवि, बाद में आप देखें कि छंद मुक्त कविता का तो एक दौर ही लंबा चला गया, प्रगतिवाद के बाद प्रयोगवाद, और उसके बाद अकविता और स्वच्छंद कविता। तो इस तरह से वो दौर जो है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसके जनक के रूप में भी अगर हम अज्ञे को देखते हैं तो गलत नहीं होगा, और वो जी। एक एक बहुत बड़ा एक आकाश एक बनाता है।
हाँ, एक बात इसमें छूटी, जैसे नई कविता एक शब्द है, हाँ, नई और कविता सर, हाँ, बाद में जगदीश गुप्त जी ने उसको नई कविता की नई पत्रिका कविता, निकाली, वहां भी किया। बिल्कुल। लेकिन आपको ये जान के मतलब हो सकता है कुछ विद्यार्थियों के लिए सूचना हो, सब लोग जानते भी होंगे वैसे, हाँ, नई हाँ, कविता शब्द का प्रयोग अज्ञे पहले करते हैं, उनसे भी पहले। जी, और वहां पर वो नई कविता के साथ प्रयोग शब्द को जोड़ते हैं, तो ये प्रयोगवाद शब्द चल पड़ा था जिससे। प्रयोगवाद शब्द। लेकिन मुख्यतया वो नई कविता के जो तेवर हैं, जो उसने जो जो उसके विषय को लेकर के हाँ, प्रयोगधर्मिता की बात करते हैं, भाषा की प्रयोगधर्मिता की बात करते हैं, जी, जी, वो वहां पर दिखाई देती है उनकी रचनाओं में। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। तो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो जो आंदोलन है, स्वतंत्रता का आंदोलन, वो आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए तो था, साथ में कहीं न कहीं काव्य में भी स्वतंत्रता की बात हो गई, उनके जीवन में भी स्वतंत्रता की बात हो गई। तो उन्होंने एक तरह से स्वतंत्रता को पूरी तरह जिया। ये जी। एक हम कह सकते हैं कि आधा-अधूरा जीवन नहीं था, पूरी तरह स्वतंत्रता का जीवन था। लेकिन उनकी जो कहानियाँ थी, अंतिम प्रश्न आपसे करूँगी कि उनकी जो कहानियाँ थी, उसमें वो जो आंदोलन में प्राण फूँकने की जब बात होती है ना, कि लेखनी किस तरह से प्राण फूँकती है, तो ऐसी कोई कविता या ऐसी कोई कहानी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जिन्होंने कि हाँ, जो अगर नहीं, हम तो गेय को इस रूप में भी देखते हैं कि उन्होंने स्वतंत्रता के सवाल को आजादी के आंदोलन खत्म हो जाने के बाद समाप्त नहीं समझा। इसलिए हुँ, वो बिल्कुल। लगातार अपने समय के बाद में भी जो जो हमारा एक तरह से समाज है, उसको जागृत करने के लिए सवाल करते हैं, जो हुँ, सत्ता है उसको जागृत करने के लिए सवाल करते हैं। वो कविता के हिस्से में मैं नया कवि अपने को बताते हुए उस पर और लोग उससे सवाल करते हैं। इस जी, तरह से अज्ञे ने अपनी कहानियों में या कविताओं में लगातार ऐसे प्रश्न उठाए जो समाज के लिए बहुत जरूरी थे। हुँ, अब जी, जो एक उनकी कविता बड़ी चर्चित है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी नहीं आया, पर एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब हुँ, सीखा कहाँ से डसना, विष कहाँ से पाया। थोड़ा हुँ, संशोधन हो गया बोलते हुए मेरे, जी, लेकिन भावना यही थी कि कैसे वो व्यक्ति से प्रश्न करते हैं। और आगे अपने समय में बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। उन्होंने जो सवाल आज पर्यावरण का आ रहा है उसको लेकर के सवाल किए कि कैसे हमारे लिए जीवन कठिन होने वाला है एक दौर में, अगर हम हुँ, पर्यावरण की रक्षा की बात नहीं करते। ऐसे हुँ, ही उन्होंने जो वो एक प्रश्न आजकल आता है कि किसान जीवन की कैसी स्थिति है। हुँ, वो एक जगह एक कविता में कहते हैं, बहुत है महतों का मान पर मुट्ठी भर धान नहीं। ये भी एक बड़ा सवाल था कि किसान जीवन की चर्चा हम बहुत सारा करते हैं, लेकिन किसान की हालत ये हो गई, उसका सम्मान तो कहा जा रहा है, लेकिन किसान के हालात ऐसे हैं कि उसके पास मुट्ठी भर धान नहीं है। ऐसे ऐसे किसान जीवन की स्थिति हो गई है। तो इन सारे प्रश्नों को एक तरह से वो मथने वाले सवाल लोगों के सामने लाते हैं। हम जब अज्ञे की अभी मैं कहानियों की का जिक्र कर रहा था, तो एक लंबी श्रृंखला है उनकी कहानियों की, जिसमें वो आजादी के समय के पात्रों के माध्यम से बात करते हैं। हुँ, उस समय भी जो समाज में जातिवाद है, उस समय भी जो धर्म को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, उस समय भी जो वर्ग को लेकर चर्चा हो रही है, वो उनकी कहानियों के बड़े सवाल उसमें प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अज्ञे की कहानियों में बहुत सारी ऐसे कहानियां हैं जिनके माध्यम से, या अगर हम शेखर एक जीवनी भी पढ़ते हैं, वहां पर भी ये सवाल आया। और हम अगर उनके निबंधों को भी देखते हैं तो वहां पर भी उन्होंने स्वतंत्रता के सवाल पर बहुत चर्चा की। तो एक तरह से वे अलग अलग मतलब विषयों को लेकर के हमारे बीच आते हैं, खासतौर से स्वतंत्रता को लेकर के। और शीर्षक भी उन्होंने बड़े विरल रखे अपने कहानियों के। जैसे उनकी एक कहानी है जो तत्कालीन प्रश्नों को जो आज भी है, वो कहते हैं मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई, जैसे आजकल आता ना हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हाँ, हाँ, एक कहानी का शीर्षक है मुस्लिम मुस्लिम भाई भाई। और मतलब हम लोगों ने आज भी जो जातिवाद, जो धर्म का, जो वर्ग का भाव चला रखा है, उसमें सीधे सीधे ये सवाल आगे ने अपने समय पर उठाए। तो मेरे ख्याल से ये बात अगर हम उनके कहानी के संदर्भ से देखते हैं, तो एक कहानी उनकी है रमनते तत्र देवता। हुँ, हमारा जो
मतलब एक तरह से संस्कृत सूक्ति है। यत्र नार्यन तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। उसका उन्होंने आधा हिस्सा लिया। यस। तो कह रहे हैं मगर भला हिंदू क्यों मारेगा, हिंदू लाख बुरा हो ऐसा काम नहीं करेगा। उसका एक वाक्य है इस कहानी का। मतलब हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि भाई जो आजकल कई बार लोग कहते हैं, मैं राजनीतिक सा ये एक देखता हूँ कई बार बातचीत है टेलीविजन पर देखते हुए, वो कहते हैं हम तो अच्छे लोग हैं, हम कहाँ करते हैं अपराध। तो अगेन ये सवाल बहुत साल पहले उनकी जो कहानी है, मैंने कहा बदला कहानी है उनकी। बदला कहानी में ये एक पात्र है जो अपना पक्ष रखने के लिए कोशिश करता है और कहता है कि भाई बाकी औरों की तो बात अलग हो रही है चर्चा करते हुए, लेकिन वो कह रहा है मगर भला हिंदू क्यों मारेगा, हिंदू लाख बुरा हो ऐसा काम नहीं करेगा। हम एक ऐसी अवधारणा देते हैं, अवधारणा बना लेते हैं। उस समय भी ये चर्चा का सवाल था, मुस्लिम भाई हिंदू ऐसा काम नहीं करेगा। तो वो प्रश्न तब के थे, आज भी थे। एक उनकी कहानी जयदोल है, वहां पर भी अलग तरह के सवाल उन्होंने स्वतंत्रता संबंधी उठाए। तो मैं आगे की जो बहुत सारी कहानियां हैं उनको जब पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि स्वतंत्रता के समय का जो समाज है, उसके अगल बगल का जो समाज है, कुछ साल आगे पीछे का जो समाज है, उसमें भी जो छोटे छोटे प्रश्न थे व्यक्तिगत जीवन के, सामाजिक जीवन के, जातीय विषयों को लेकर, धार्मिक विषयों को लेकर उन्होंने उठाए हैं, जिनसे वो एक तरह से समझते हैं कि इनसे भी आजादी जरूरी थी, आजादी जरूरी है एक तरह से। जी बहुत इतनी सुंदर चर्चा हो रही है। घड़ी अपने स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन चर्चा मतलब मैं घड़ी देख रही हूँ, लेकिन मन कर रहा है कि बस सुनती रहूं, क्योंकि काफी कुछ नई बातें, काफी कुछ ऐसी जानकारियां, इतनी गहराई से उनको जानने की जो एक कोशिश मैं कर रही हूँ और आप बता पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात जो लगी कि जब वो स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, तो लेखक की स्वतंत्रता आज ये भी एक बहुत बहुत बड़ा विषय बन जाता है, क्योंकि आज का लेखक, मुझे लगता है अज्ञेय के समय के लेखक ज्यादा स्वतंत्र थे, जबकि हम गुलामी में थे। लेकिन उस समय अज्ञेय, प्रेमचंद और प्रसाद और इन लोगों ने, या बिस्मिल ने जो चीजें उन्होंने लिख डाली, वो आज का लेखक लिखते समय कांपेगा, वो नहीं लिख पाएगा। आज की स्थिति मुझे लगता है पहले से ज्यादा भयावह है। तो वैसे में अज्ञेय जैसे लेखकों की आवश्यकता की बात ही, कुछ ऐसा माहौल भी हो गया है, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। लेकिन अज्ञेय ने हर तरह से स्वतंत्रता की बात की और उस स्वतंत्रता को आपने बड़े ही अच्छे तौर पर रखा। तो अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसी पर एक कहानी और उनकी है, नगा पर्वत की एक घटना। जी। इसके अंतिम जो वाक्य हैं उसमें वो कहते हैं, एक वातावरण सृजित करते हैं एक तरह से। उन्होंने कहा, तीनों ने कौतूहल से उनकी ओर देखा, फिर कहने लगे, हमारी भाषा यह विवेकी की भाषा, वस्ती गांव की भाषा है। पशु की भाषा उसका अर्थहीन चीखना चिल्लाना है, उस अर्थ में नहीं है, पर अभिप्राय हो सकता है। उस अभिप्राय को समझने के लिए हमें 2, 4, 6, 8 या चलो 10-20 हजार बरस की संस्कृति को भूलना यथेष्ट है। मगर जिस भाषा के जंगल में पेड़ पेड़ से बोलता है, पत्ती पत्ती मरमर कर उठती है, उस भाषा को हम क्या जानते हैं, जान सकते हैं? उसे समझने के लिए हजारों बरस की सांस्कृतिक परंपरा को नहीं, लाखों करोड़ों बरस की जैविक परंपरा को भी भूलना जरूरी है। आदम हवा के युग में नहीं, कच्छ, मछली और सुअर के अवतारों के युग में जाना जरूरी है। सुअर के दांत पर जो धरती टंगी हुई थी, बल्कि उसमें भी नहीं, वह सुअर के जिस कीच में खड़ा था उसमें। क्या बात! ये एक ऐसी भाषा है, जब हम देख रहे हैं, मतलब वो एक विशाल फलक को, विशाल स्थिति को एक तरह से प्रस्तुत कर देते हैं, और ये कहानियों के उनके विवरण है। तो मुझे ये नगा पर्वत की एक घटना कहानी का ये अंश जब मैं छांट रहा था कि कभी आपके प्रश्न आएगा तो इस पर मैं रखूंगा, तो मुझे लग रहा है कि हम आज के दिन भी चर्चा कर रहे होते हैं कि भाषा कैसी होनी चाहिए। तो भाषा के सवाल पर हम इतने पीछे तक जा सकते हैं, वहां से कैसा विश्लेषण ला सकते हैं। तो हम कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं, पेड़ पेड़ की भाषा सीख बहुत सके, एक अद्भुत पत्ती अद्भुत पत्ती बात की उन्होंने भाषा सीख कही है। सके, हाँ, लेकिन वो समाज में सब लोग। कहाँ से सीखेंगे, वो भी उन्होंने बता दिया कि कहाँ तक जाना पड़ेगा। जी 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 कितनी लंबी दौड़ होगी वो। जी। जी जी। तो एक तरह से ये आपस में लोग जब बातचीत कर रहे हैं उसका अंश है। तो मतलब वो कह रहे हैं
भाषा को समझना मतलब मनुष्य और मनुष्य के बीच की भाषा को समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उन्होंने जंगल का, पेड़ का, बाकी का उदाहरण दिया। तो हम एक लंबी संस्कृति के हिस्से हैं, तो वहां तक हमें पहुंचना जरूरी है, आगे ये कहना चाहते हैं जी। बहुत बहुत ही सुंदर। और मैं सच कहूँ तो मैंने जब अज्ञे को पहली बार पढ़ा था 10वीं कक्षा में थी, और नदी का द्वीप पढ़ा था उनका। उसके बाद शेखर एक जीवनी दोनों अध्याय पढ़े, अपने अपने अजनबी पढ़े। बाद में उनकी प्रयोगवादी और जो कविताएं थी वो कविताएं पढ़ी, तार सप्तक को देखा। लेकिन इस दृष्टि से अब जब मैं देख रही हूँ तो मेरे लिए ये बहुत नई दृष्टि है कि हमारे जितने साहित्यकार रहे हैं और अज्ञे जैसे साहित्यकार, जिनमें सौंदर्य बोध भी कम नहीं था। अगर आप नदी के द्वीप में देखें तो उसमें सौंदर्य बोध भी कम नहीं है, प्रकृति चित्रण भी कम नहीं है। और उसके बाद एक ऐसा कवि, एक ऐसा लेखक किस तरह से एक दार्शनिक बन जाता है, एक क्रांतिकारी बन जाता है। मतलब इतने विविध उनके रूप हो गए हैं। और स्वतंत्रता का हिमायती बनता है तो वो ऐसा वैसा हिमायती नहीं, वो व्यष्टि से समष्टि तक की स्वतंत्रता की बात करता है। और इसीलिए शायद उनके लिए स्वतंत्रता का वो मायने ही नहीं था। इसलिए आज भी, और वास्तव में भी देखा जाए तो आज भी हम स्वतंत्र हैं कहाँ? सही मायने में आज हम स्वतंत्र नहीं हैं, और हमें स्वतंत्र होना है। और लेखक तो बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं है। तो हर दृष्टि से ही देखा जाए, आज की ये चर्चा आपके साथ इतनी श्रेष्ठ रही है, इतना अच्छा लगा है। और मुझे लगता है जो भी जानना चाहते हो अज्ञे को, आज कहीं ना कहीं साहित्य, सबसे बड़ी बात है कि आज जो है ना भारतीय समाज से साहित्य लुप्त हो रहा है। प्रोफेसर साहब, आप इस बात को मानते हैं ना? कारण उसका वही है कि माध्यम बदले हैं, चीजें बदली हैं, सूचनाओं का तरीका बदला है, और एक तरह से समय में परिवर्तन आता ही रहा है। हम लोग भी ये देखते हैं कि जब रेडियो था, फिर टेलीविजन का जमाना आया, और आज हम लोग इंटरनेट के माध्यम में एक तरह से पूरी दुनिया से एक साथ जुड़ जाते हैं, बदला है। लेकिन जिनको हम कहते हैं महत्वपूर्ण रचनाएं, जिनको हम कहते हैं साहित्यिक कृतियां, उन तक बच्चों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और अगर एकेडमिकली अगर नहीं पढ़ाया जाएगा साहित्य, तो वो बच्चों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी कार्य होना चाहिए। लेकिन आज की इस चर्चा के लिए और इतना समय देने के लिए अपने इतने व्यस्त जीवन में से आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके पहले अगर किसी को कुछ कहना है या कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। जो 2-4 लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, अगर किसी को कुछ कहना है। पूछना तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी नई, पहले पहले नमस्कार करती हूँ, और आदरणीय आपसे इतनी जानकारी मिली है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपको। और अज्ञा को बहुत पढ़ा है और बहुत पसंद करती रही हूँ। नदी के द्वीप जैसे शेखर एक जीवनी, मैंने इतनी ज्यादा, कुछ पंक्तियां तो मुझे आज भी याद है कि बहुत अच्छी लगती थी, जो उन्होंने कहा था कि दुख सबको मांसता है लेकिन ये सीख देता है कि किसी को बांध कर न रखें। ये में बस गई ये पंक्तियां तो बिल्कुल उनकी ऐसी लाइन है कि जो हमेशा दिमाग में रहती है, हमेशा दिमाग में रहती है। जब कोई बात होती है तो दिमाग में रहता है कि कितनी सुंदर सीख। और उनकी एक पंक्ति और बहुत अच्छी थी कि नाविक क्यों जाता, जरूर बड़े बड़े द्वीप होंगे, नहीं तो बड़े बड़े द्वीप। तो वो भी बड़ी खूबसूरत। हाँ, बहुत सुंदर पंक्तियां थी। और भी बहुत सारी पंक्तियां थी कि पेड़ों से अगर घास रोंदी जाती है तो उसके बाद भी वो छोटी छोटी पत्तियां अपना अस्तित्व बना के चलती है। एक जगह पढ़ा था तो बोले कि आपके अंदर इतनी समर्थ होनी चाहिए कि कोई तूफान आता हम लोग हिल जाते हैं। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज मुझे आपसे इतनी सारी नई जानकारियां मिली जो मैं नहीं जानती थी उनके बारे में। पहली तो यही कि मुझे यही नहीं पता था कि वो स्वतंत्रता संग्राम में कभी मतलब उनसे जुड़े थे, उसमें कूदे थे और इतनी शिद्दत से सक्रिय थे, मुझे एकदम भी नहीं पता था। और भी जितनी बातें आपने बताई उसको रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन सच में बहुत सारी नई जानकारियां मिली। ज्यादा आपका समय भी नहीं लूंगी, बहुत अच्छी लगी ये चर्चा। और मुझे मेरी इच्छा है कि मैं फिर कभी इस तरह से चर्चा में जरूर जुड़ूं। जरूर जुड़ सकते हैं। आगे की रचनाक्रम पर तो हम बहुत श्रृंखलाबद्ध नहीं, अब अगली बार हम कभी आगे पर ही बात करेंगे। आज बारे में मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि उनको बहुत पढ़ा है। जैसे इंदू के साथ में मैंने भी बहुत पढ़ा है। तो मतलब एक बात मैं जोड़ सकता हूँ कि जैसे आगे की एक कविता जन्म दिवस है ना, उसमें वो कहते हैं मैं मरूंगा सुखी क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई है। मतलब वो बहुत चर्चित पंक्ति है ना। तो उस पूरे में वो जीवन को जिस तरह से जीते हैं, एक तरह से
बार बार तोड़ते हैं पुराने भ्रम, पुराने सवाल बदल देते हैं, नए उत्तर और नए प्रश्न से फिर जूझते हैं एक तरीके से। तो उनका जीवन खुद अपने आप में एक तरह से उसका उदाहरण है। बार बार जीवन के जो स्थापित मूल्य या स्थापित एक तरह से सीमाएं हैं उनको बार बार बदलने और तोड़ देने के लिए। जी, वो तो अभी आप लोगों की चर्चा में जो एक बात आई, जो डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला ने कहा ना कि सचमुच में उनकी रचनाएं पढ़ के लगता है कि उन्होंने जिया है इस चीज को। कोई भी स्थिति, कोई भी साहित्यकार कुछ लिखता है, कोई भी अपनी रचना में, तो ये नहीं कि उसने यूं ही लिख दिया, उसको जी करके लिखा, ये फीलिंग होती है। ये उनकी रचनाओं को सुनकर लगता है। तो ये बात सच में बहुत सही बात है, ये पढ़कर समझ में आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सारी इतनी सारी नई जानकारियों के साथ। और इस आगे के लिए कभी फिर आपसे जरूर वार्ता करेंगे, अच्छा लगेगा। बीच में मैंने एक कविता का अंश आपसे कहा था, वो कविता थी हरा भरा है देश। हाँ बोलिए। हरे भरे हैं खेत मगर खलिहान नहीं, बहुत मेहनतों का मान मगर दो मुट्ठी धान नहीं। भरा है दिल पर नियत नहीं, हरी है कोख तबीयत नहीं। ये मैंने पढ़ा है। हाँ, भरी है आंखें पेट नहीं, भरे हैं बनिए के कागज टेंट नहीं। हरा भरा है देश, रूंधा मिट्टी में ताप, पोसता है विश्वबट का मूल, फलेंगे जिसमें सांप। तो इतना लगता है पंक्तियां। हाँ जी, तो वो प्रश्न अगे ने बार बार उठाए हैं जीवन समाज के। जी, और उसमें उनको लगता था कि हर एक को उसका जो ध्येय है वो मिलना चाहिए। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, बिल्कुल। बहुत बहुत ही सुंदर कविता थी और बहुत सुंदर भाव। बहुत धन्यवाद चंदा दी, बहुत अच्छा लगा। तो अब हम कार्यक्रम को अब आज समापन करते हैं। आपका दूसरा कार्यक्रम भी है और साहित्य की चर्चा तो कितने घंटे भी की जा सकती है, और ये जैसे कवि हो तो बात ही क्या है। तो आपका एक बार पुनः अभ्युदय के इस पटल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी जी, बहुत धन्यवाद। मैं ये जो अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, लोग बार बार कहते हैं ना, तो अभिव्यक्ति तो हमेशा जरूर बार बार जब भी किसी समय समाज में की जाएगी और जिन लोगों पर सवाल उठाएगी, तो वो नहीं चाहेंगे अभिव्यक्ति ऐसी हो, लेकिन अभिव्यक्ति के खतरे तो उठाने होंगे। अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, लेकिन कबीर ने इतना साहस दिखाया था और उस समय हो गया था। आगे ने दिखाया और बहुत सारे कवियों ने उस समय दिखाया, लेकिन आज की स्थिति थोड़ी अलग है। फिर भी हाँ, साहस तो दिखाने होंगे। कैसे करनी है अभिव्यक्ति, ये सोच की बात है। सोचने ये आपने तो मुस्लिम की बात जो बताई, जो अगे की, वो भी बहुत सुंदर नई बात थी और मेरे लिए मुझे बहुत समझ में आई सचमुच में। चलिए जी, बहुत आभार, धन्यवाद। आप सब लोग चर्चा में शामिल रहे और जी और बहुत सारे लोग, आपको बता दूं एक बार इसको खत्म करने के पहले, कि जितने लोग हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद अदा करती हूँ, क्योंकि काफी लोग देख रहे थे और काफी लोगों के ढेर सारे कमेंट्स भी हैं उसके ऊपर। एक एक बातों पर लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो जरूर उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ। हम लोग जरूर उस कमेंट्स का मैं जवाब भी दूंगी। अभी समय हो गया है, तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से जुड़ना हमेशा ही अच्छा रहता है। आज का बहुत अच्छी बातचीत है और मुझे